हेलो दोस्तों, मैं प्रणव चौरसिया पीसी एजुकेशन अड्डा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो की नई सीरीज में। दोस्तों, हम अर्थव्यवस्था के कुछ सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसमें पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे भाग 3। पिछली दो वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ा था और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आने वाले 6-7 वीडियो में जो है हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी दिनों में होता है और लंबा हो जाता है, इसलिए लंबा तो नहीं कहेंगे, खैर लंबा क्योंकि आज होने वाला है वीडियो, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि जितने भी अर्थव्यवस्था के बचे हुए क्वेश्चन थे जो 6-7 वीडियो में मैं करने वाला था उसको मैंने इस भाग 3 में जो है कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसमें समाहित हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे भाग 1 और 2 को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो आपका कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो वो होता है आपका प्रतिलोम संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है, गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसको स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? तो उसको पाउंड या फिर पाउंड स्टर्लिंग के रूप में घोषित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ योजना आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में था योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है और इसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था और इसका नाम अब बदल गया है, वो अब हो गया है नीति आयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है कि नीति आयोग कब हुआ, योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग कब हुआ? तो वो आपका होगा 1 जनवरी 2015 से आपका जो है नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो उसके भी अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इससे कन्फ्यूजन ना हो, एग्जामिनेशंस में जो है नीति आयोग दे देता है तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो वो 1951 नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो आपका 1966 से 1969 तक रहा योजना अवकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है 31 मार्च तक। ठीक है, अभी करेंटली में चल रहा है कि 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो था 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, यानी कि प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका रिजर्व बैंक है आपका भारत का केंद्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपये का नोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका पहला पूर्ण भारतीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, ये पुराने क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। तो अगला देखेंगे, भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1921 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, कई लोग कन्फ्यूजन में रिजर्व बैंक को मार के चले आते हैं, तो वो बैंकों का बैंक है, सार्वजनिक बैंकों में वो नहीं आता। तो आपका वो जैसे मुद्रा का निर्गमन वगैरह करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है तो आरबीआई करता है। बाकी जब पूछेगा सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो वो आपका स्टेट बैंक होगा, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो वो खरगोन मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रामीण बैंक? तो प्रथमा बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबार्डा बैंक का पूरा नाम क्या है? तो वह है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसको नबार्डा का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
तो उसी को हिंदी में दे देता है। तो लोग इंग्लिश वाला तो याद रख लेते हैं लेकिन हिंदी में नहीं ध्यान देते। तो कभी कभी इंग्लिश नहीं देता है, केवल हिंदी ही दे देता है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? तो वो आपका है भूमि विकास बैंक, जो है दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1904 ईस्वी में हुआ। अगला है भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो एग्जिम बैंक है, ठीक है, एग्जिम बैंक, ठीक है। तो इसमें एक्स जो होता है एक्सपोर्ट के लिए होता है, इम जो होता है इंपोर्ट के लिए होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, आयात निर्यात, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट मतलब निर्यात हो गया, इंपोर्ट मतलब आयात हो गया, ठीक है। तो इसी को आयात निर्यात बैंक बोलते हैं, एग्जिम बैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपनी तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो थे, रीजनल रूरल बैंक जो थे, वो थे जो इन्होंने किसान बैंक बनाए, क्लब बनाए, ठीक है। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। अगला है क्वेश्चन आपका भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? तो वो अपनाई जाती है, तो वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है नोट जारी करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो 1993-94 के केंद्रीय बजट में जो है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1998 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है कृषि विपणन संस्थान। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्रीय आयोजन जो है आपकी केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। नेक्स्ट में है आपका भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका राजकोषीय घाटे का जो है सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है संशोधित मूल्यवर्धित कर यानी कि मोडवेट का संबंध किससे है? तो उत्पादन शुल्क से है। अगला क्वेश्चन है आपका संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? तो 1957 ईस्वी में लागू हुआ संपदा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर योजना खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? तो ब्याज भुगतान जो है आपकी गैर योजना खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो वो आपकी चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपके हरित क्रांति का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो वो पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का पंचवर्षीय योजना का नारा दिया गया, ठीक है। यानी चौथी में हरित क्रांति, 5वीं में गरीबी हटाओ, ठीक है। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद जो है आपकी सर्वोच्च संस्था है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं समाविष्ट आर्थिक विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक विकास, यानी कि सबके जो है आर्थिक विकास को ध्यान दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है आपका ECG का संबंध किससे है? तो निर्यात, ECGC का संबंध है आपका निर्यात वित्त एवं बीमा से। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ जो मंगाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भारत द्वारा खर्च की जाती है। अगला है आपका भारत में विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में समाहित होता है, ठीक है, निहित होता है। अगला क्वेश्चन है
विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2003 में ईस्वी में लागू हुआ। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला है, 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर विजय एल केलकर को बनाया गया। ठीक है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? एन.के. सिंह है। ठीक है, अगला है, भारतीय रुपए की पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया है? तो डी उदय कुमार ने डिजाइन किया है भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह जो है। अगला है आपका, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। अगला है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो 1977 से 78 में हुआ। ठीक है, और अंत्योदय योजना भी जो है, इसका भी शुभारंभ आपका 1977 से 78 में हुआ। ठीक है, तो काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना दोनों जो है आपका 1977 से 78 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है समय से आपका पहले समाप्त हो गई? तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पहले समाप्त हो गई थी, अपने कार्यकाल से समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, अगला है, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, अभी कुछ क्वेश्चनों बीच में आया हुआ था। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का जब बैंक आएगा तो स्टेट बैंक हो जाएगा, और बैंकों का बैंक जो होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगला है आपका, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में है। ठीक है, IRDA जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या बोलते हैं? उसको हॉट करेंसी, गर्म मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका, MCX SX क्या है? तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 1 रुपये के जो नोट होते हैं उसको वित्त मंत्रालय निर्गत करता है, और इस पे हस्ताक्षर जो होते हैं वित्त सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय के। ठीक है, और बाकी जो नोट होते हैं वो RBI निर्गत करता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो RLEGP कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, RLEGP, भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों के रोजगार हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है शून्य आधारित बजट तकनीकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो वो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले भारत में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? तो आपकी कब लागू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शून्य आधारित बजट प्रणाली की योजना को लागू किया गया था। और कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 3 लोहा इस्पात केंद्र स्थापित किए गए? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 लोहा इस्पात केंद्र स्थापित किए गए थे आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? तो PC महालनोबिस ने इसका स्वरूप तैयार किया था। ठीक है, PC महालनोबिस। अगला है आपका, कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक जो है कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आपका समष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को ही आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि अध्ययन किस में किया जाता है? तो आपका व्यष्टि अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके जॉन टिनवर्जन 1976 में किया था जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है आपका जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो मॉरिस डी मॉर्टिस को दिया जाता है। ठीक है। अभी पीछे आपने पढ़ा कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था किसने? जॉन टिनवर्जन ने 1976 में। और जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो मॉरिस डी मार्टिस, MDM, इससे याद कर सकते हैं आप, मॉरिस डी मार्टिस ने वैज्ञानिक रूप दिया था इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक हल ने। ठीक है। तो याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर घुमाने के लिए, छात्रों को फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देता है। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने। ठीक है। अगला है आपका महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? तो महबूब उल हक के सहयोगी थे AK सेन तथा सिंगर हंस। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? तो ये 1990 में किया गया था आपका। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश में जन्म के समय लोगों की सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि की माप कौन सा सूचकांक करता है? तो आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद GDP में परिवर्तन की दर जो है आपकी आर्थिक समृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास दर क्या है? तो आपका निवल राष्ट्रीय उत्पादन NNP में परिवर्तन की दर जो है आपका आर्थिक विकास की दर है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि दर जब होगा तो GDP में परिवर्तन की दर। ठीक है। और आर्थिक विकास दर होगा तो NNP में परिवर्तन की दर। ठीक है। यानी कि GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद हो गया और निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कब समृद्धि दे रहा है और कब केवल विकास दे रहा है, विकास दर दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है? कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन एवं उत्खनन। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन और खनन उत्खनन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो आपका उद्योग, पंजीकृत निर्माण, गैर पंजीकृत निर्माण कार्य तथा बिजली, गैस और जल आपूर्ति आदि जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो तृतीय क्षेत्र में आपका है परिवहन व संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे।
तीनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको ध्यान देंगे, रिवाइज करके वीडियो को देख लेंगे, काफ़ी सहायता होगी, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चनों से ना कई क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अगला देखेंगे 1950 से 51 और 90 से 91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो 4.1% रही। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में है 1991-92 और 11-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिशत वृद्धि दर क्या रही? तो 6.9% रही। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 51 से 91 तक आपका कितना रहा? तो 4.1% रहा, और 91-92 से 11-12 के बीच 6.9% रहा। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पे है? तो सोवियत संघ के मॉडल पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो वो भी सोवियत संघ को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1928 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय। अगला क्वेश्चन है भारत में के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आपका सर विश्वेश्वरैया ने लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आर्थिक नियोजन प्रणाली भी शुरू किया का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, और इन्होंने बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यानी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, तो सर विश्वेश्वरैया ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? तो आपकी आई थी जनवरी 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो 15 वर्षीय थी बम्बई योजना। अगला है मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया? तो M.N. राय ने किया था। अगला है 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो 1944 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो अप्रैल 1944 में लागू किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया गया। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो मन्ना नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 में घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजन, विकास एवं नियमन करना था? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1957 थी कोलंबो योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। ठीक है, योजना आयोग अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डोमर समृद्धि मॉडल पे आधारित थी। पूछ देता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे आधारित था, तो आप डोमर मॉडल याद कर लेंगे, तो डोमर समृद्धि मॉडल। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 51 से 56 थी, 1951 से 1956 थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल तो 1956 से हो जाएगा आपका 1961। ठीक है, प्रथम जो था आपका 1951 से 56 और द्वितीय जो हो गया आपका 1956 से 61। ठीक है, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पहली आपकी डोबर, दूसरी PC महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो राउरकेला उड़ीसा में जो कि, और भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1961 से 66 रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी व स्वस्फूर्त बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला है क्वेश्चन आपका, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो वो विफल हो गई थी, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में की वजह से 3 वर्ष तक का योजना अवकाश रहा था। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? तो 1966 से 69 में। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ। ठीक है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान। ठीक है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान हुआ, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें योजना विफल हो गई थी, इसलिए योजना अवकाश हुआ था, उसमें आपका हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 1969 से 74 रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पे चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित थी। इसका मॉडल होगा ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। अगला है आपका, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने इसका जो है मॉडल तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? तो चौथी जो है योजना के दौरान लागू हुई। ठीक है, अगला है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में किया गया। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1979 थी। अगला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो 1978 में ही समाप्त कर दी गई। ठीक है, किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित किया था? तो जनता पार्टी सरकार ने किया था, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? तो अनवरत योजना, यानी कि रोलिंग प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो DT लकड़ावाला को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला, किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? तो जनता पार्टी सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो 1978 से 1983। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? तो कांग्रेस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार का सृजन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष यानी स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? तो छठी में। अगला है, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP NREP यानी उसके बाद ट्राइसेम यानी TRY SEM और DWA CRA और RLEGP किस योजना में लागू की? तो ये भी छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये भी आपकी छठी में। ठीक है,
कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला है आपका, किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? तो वो भी छठी को कहा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे आप, छठी पंचवर्षीय जो योजना है उस पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1986 से 91। 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आधुनिकीकरण था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं थी आपकी, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? तो 1990 से लागू होनी थी। ठीक है। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे हैं? तो योजना विहीन वर्ष रहे हैं 1990, 91 एवं 91-92। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि देश में योजना विहीन वर्ष रहे हैं 1990 से 91 एवं 1991 से 92। ठीक है, मोटा मोटी आप 90 से 92 याद कर सकते हैं कि ताकि भूलेंगे नहीं। अगला है, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो 8वीं में। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? तो 1997 से 2002 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 2002 से 2007 रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू रही? तो 2007 से 2012 लागू रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समग्र विकास। ठीक है, उसके बाद है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आपका 2012 से 17। ठीक है, उसके बाद अब जो करंट में चल रहा है वो 17 से 22। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो है आपका 12वीं जो थी वो आपका 12 से 17। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? तो आपको दिया गया 26 दिसंबर 2012 को। ठीक है। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे कहते हैं? तो जेम्स विल्सन को कहते हैं बजट पद्धति का जनक। ठीक है, यानी कि भारतीय बजट की परंपरा शुरुआत करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कैनिंग को, और भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। अगला क्वेश्चन है, 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया? तो अकबर्थ समिति के रिपोर्ट के आधार पर। अगला है, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? तो RK षणमुखम सेठी जी ने जो है अविभाजित भारत में पहला बजट 1946 में प्रस्तुत किया था, RK षणमुखम सेठी। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। अगला है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो वही RK षणमुखम सेठी ने किया था। ठीक है, यानी कि पहले भी उन्होंने 1946 में किया था अविभाजित भारत में भी, और बाद में भारत में स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने RK षणमुखम सेठी जी ने ही बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 1948 से 49 में प्रस्तुत किया गया। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो RK षणमुखम सेठी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया था? 1950 से 51 में।
देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वयं बजट पेश किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? तो राजीव गांधी ने डाली। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही? तो इंदिरा गांधी रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया था। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सुसृजित बजट क्या कहलाता है? कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? तो निष्पादन बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? तो पूंजी बजट में सम्मिलित किया जाता है। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नहीं मद मान लिया जाता है? तो शून्य आधारित बजट को। ठीक है। शून्य आधारित बजट में अंतर्गत किसी विभाग या संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? वो जेंडर बजट कहलाता है। अगला है, जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। ठीक है। जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वो कानूनी रूप से लगाया जाता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ठीक है। अगला है आपका, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर किस तरह के कर हैं? तो प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के हैं? तो ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं वो है आयकर, नियम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर जो है सब डायरेक्ट टैक्स हैं। बाकी जो है सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर जितने भी हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला है आप, किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों जैसे सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों को लेकर द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के बाजार मूल्य की योग को क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। अगला है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? तो 1770 में हुई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो 1806 में हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई? तो 1840 में हुई। ठीक है। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। तो इन चारों बैंकों को आप ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ठीक है। अगला है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना हुई? तो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, तीनों बैंकों को मिला के। ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, 1921 में हुई थी। ठीक है। तीनों को मिला के बैंकों को एक बैंक कर दिया गया, अमलगमेशन हो गया इन सबों का। अगला बैंक है आपका, अगला है क्वेश्चन आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ठीक है। पहले तीन बैंकों को मिला के उसकी स्थापना की गई, उसके बाद उसको 1921 में स्थापना हुआ और 1955 में राष्ट्रीयकरण करके इसको नया नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। अगला है आपका, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1865 ईस्वी में हुई। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। ठीक है। इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने काम करना शुरू किया। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1949 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1980 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो अनुसूचित बैंक कहते हैं। ठीक है। अगला है, किस
समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी बैंक क्षेत्र के बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट पे निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला है, देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो वो आपका कोच्चि में। अगला है, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई? तो 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, तो 30 जून 1948 तक किया। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो वो होते हैं आपके 4। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी करता है? तो 10,000 रुपये। अगला है, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1,000 रुपये तक के। अगला है आपका, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 3 फरवरी 1995 को। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों को जमानत करने के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है? तो उसको बैंक दर बोलते हैं, बैंक रेट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल के लैंग्वेज में क्वेश्चन है, अक्सर ये आता है बैंकिंग वगैरह के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगला है आपका, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? तो नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR। अगला है आपका, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की? जो 22 दिसंबर 1977 को की गई। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? तो 1971 में की गई। अगला है आपका, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC कब किया गया? तो 1978 में किया गया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया? तो 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला है आपका, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? तो वो हैं 5। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ठीक है, अगला है आपका, भारतीय स्टेट बैंक को किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, जिसको NEFT बोलते हैं, देश में कब शुरू की गई थी? NEFT की शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर 2005 में शुरू हुई थी। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब हुई थी? तो NSDL की स्थापना हुई थी 8 नवंबर 1996 में हुई थी। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1998 में हुई थी। ठीक है, NSDL की 8 नवंबर 1996 और CDSL की फरवरी 1998 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम था। अगला है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया था? तो 1986 से 87 में शुरू किया गया था। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित था? तो 30 शेयरों के शेयरों के मूल्य पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की? तो 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया? तो 1992 में। भारतीय मुद्रा में रुपए के प्रति के चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? तो 15 जुलाई 2010 को किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक बॉन्ड्स NSC
किसान विकास पत्र, पोर्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में छापे जाते हैं। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है आपका नासिक रोड, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो आपके करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास, मध्य प्रदेश में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो आपका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। अगला है आपका सरकारी टकसालें किस शहर में स्थित है? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है। टकसालें उसको कहते हैं जहाँ पे मुद्रा का जो है, मुद्रा की छपाई होती है, सिक्के की ढलाई होती है, उसको टकसाल बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है आपका, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो 20 सितंबर 1949 को हुआ। दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 6 जून 1966 में हुआ। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 में हुआ। ठीक है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंक द्वारा रखे गए खाते को क्या कहा जाता है? तो नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अगला है, विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले गए रुपया खाते में को क्या कहते हैं? तो वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जब विदेश में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले गए रुपए खाते को वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, नोस्ट्रो किसको बोलते हैं और वोस्ट्रो किसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर जो है आपकी जो भारतीय मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो उसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन या फिर अवस्फीति। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मूल्यों के मुद्रा का मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तथा वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी जो है बढ़ जाती है, आपकी वस्तुएं जो हैं सस्ती हो जाती हैं। अगला है आपका, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 13.67% है। 1950-51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है, और रबी की फसलों में कौन कौन आता है? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये जो है आपकी रबी की फसलों में आते हैं। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है कि जो जैसे चना हुआ, मटर हुआ, गोल गोल चीज़ें जितनी रबी की तरह होती हैं, रबी मतलब सूर्य होता है, तो गोल आकार में जितनी ज़्यादातर होती हैं तो आपकी रबी की फसल हो जाती हैं। ठीक है, और ये कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अब अगले महीने से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से रबी की फसलें बुआई होने लगेंगी। और खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जून, जुलाई। और खरीफ की फसलों में कौन कौन आता है? तो खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि जो है आपके खरीफ की फसलों में आते हैं। ठीक है, अगला है, जायद की फसलों की कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य में किया जाता है। और जायद की फसलों में कौन कौन से आते हैं? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशुचारा जो है ये सब जायद की फसलों में आते हैं। अगला है आपका, व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू, ये सारी जो है व्यापारिक या नगदी फसलें हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजनी उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक होने वाले का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत को प्राप्त है। मसालों में नंबर 1 पे है भारत। ठीक है, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो पहला है। ये आंकड़े जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं,
क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा सी ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कौन नंबर 1 पे आ गया, कौन दूसरे पे आ गया। तो ये चीज़ उसको बहुत केयर मत करिएगा, वो जब करंट में जब होगा तो ये करंट की चीज़ों में आ जाता है, फिलहाल में इसको ध्यान देंगे। तो हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो गेहूँ। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो पहला। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का और जौ जो है मोटे अनाज में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? तो भारत। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला। अगला क्वेश्चन है आपका, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरे नंबर पे है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो ब्राज़ील। ठीक है, तो पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे भारत है। अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरे नंबर पे है भारत। और आगे चलते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1970 में शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो दूध से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो गुजरात में। ठीक है, ताज़े पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में। तो समुद्री मछलियाँ आपका गुजरात में और ताज़े पानी की पश्चिम बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और अब हम देखेंगे इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आर्थिक समिति आयोग से संबंधित है, जो कि अर्थव्यवस्था के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो इस क्वेश्चनों को देख लेंगे एक नज़र में। तो सरकारी आयोग का संबंध किस क्षेत्र में है? तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से है। अगला है, नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से? तो बैंकिंग सुधार से है। ठीक है, नरसिम्हन समिति का संबंध। और इसी प्रकार के कुछ आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको भी देख लेंगे एक नज़र में। यहाँ पे आयोग और समिति दी हुई है और कार्य क्षेत्र भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, इसका कार्य क्षेत्र है। मीरा सेठ समिति जो है आपका हथकरघा विकास से संबंधित है। ठीक है, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास। महालनोबिस समिति जो है आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों की समस्या से संबंधित है, इसका क्षेत्र है लघु उद्योगों की समस्या। गाईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। राकेश मोहन समिति आधारिक वित्तीय संरचना से संबंधित है। और आपका है गोस्वामी समिति तो औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति कृषकों की समस्या से संबंधित है। माशेलकर समिति यूरो 2 मानकों की प्राप्ति से संबंधित है। सोम समिति आपका आयकर की नई संरचना से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति जो है आपका द्वितीय जनसंख्या नीति से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों आज की जितने भी वीडियो हम लोगों ने पढ़े जो कि अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से थे, और भाग 3 में सभी क्वेश्चनों को समाहित कर लिया गया है। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। और यार सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।